हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम। आरएस मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जो है ये एक छोटी सी क्लास लेकर आए हैं, है ना। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, जो कि वोकैबुलरी का टॉपिक है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स कहें या वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, सिलेबस में लिखा है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, है ना। तो इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से आ सकते हैं वो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड या कंफ्यूजेबल वर्ड्स। बेसिकली कंफ्यूजेबल वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो मिलते जुलते होते हैं ना, जिनकी स्पेलिंग मिलती जुलती हो। भाई इंग्लिश में ऐसे कई वर्ड्स हैं जो मिलते जुलते से हैं, जिनका उच्चारण मिलता जुलता होता है, या फिर जिनकी स्पेलिंग जो है वो सिमिलर सी होती है, लेकिन वो होते दो अलग वर्ड्स हैं, वो होते दो अलग वर्ड्स हैं। तो ऐसे वर्ड्स को कंफ्यूजेबल वर्ड्स कहा जाता है। जैसे DEER और DEAR, डियर हिरन, और एक डियर प्रिय, डियर फ्रेंड वाला डियर। ये दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं उच्चारण में, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। एक में 2 ई आते हैं और एक में ई के बाद ए आता है। तो डियर और डियर, ऐसे जो वर्ड्स हैं दे आर कॉल्ड कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। अब ये तो एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, लेकिन इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत बड़ी है, बहुत से वर्ड्स हैं। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो हमारी वोकैबुलरी को टेस्ट करने के लिए जो है इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के पेपर में डाले जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो ऊपर क्या लिखा रहेगा, सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक सेंटेंस दे रखा है ना। सेंटेंस में यूज़ करने के लिए आपको 2 वर्ड्स दे रखे हैं, 2 वर्ड्स की चॉइस दे रखी है। इनमें से एक वर्ड जो है वो इस सेंटेंस में यूज़ हो सकता है। एक वर्ड जो है वो सही है सेंटेंस के लिए, दूसरा नहीं है ना। तो जो सूटेबल वर्ड है उसको सिलेक्ट करके सेंटेंस को रीराइट करना है, यानी दोबारा लिखना है। क्या लिखा है? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंसेस आगे दिए गए हैं उनको आपको सही वर्ड की चॉइस करके दोबारा लिखना है। अब जैसे पहला सेंटेंस है, एवरी कॉज हैज एन अफेक्ट और इफेक्ट। नाउ अफेक्ट एंड इफेक्ट आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। अफेक्ट एक वर्ब है और इफेक्ट जो है एक नाउन है। इफेक्ट इज अ नाउन, अफेक्ट इज अ वर्ब। इफेक्ट मीन्स प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभाव डालना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ई से स्टार्ट हो रहा है उसे आप इफेक्ट पढ़ेंगे, और जो ए से स्टार्ट हो रहा है उसको आप अफेक्ट पढ़ेंगे। इफेक्ट, अफेक्ट। इफेक्ट एक नाउन है, इफेक्ट का मतलब है प्रभाव। अफेक्ट एक वर्ब है, अफेक्ट का मतलब है प्रभाव डालना, प्रभावित करना। ठीक है, प्रभावित करना। अब ये सेंटेंस कह रहा है एवरी कॉज हैज़ एन अफेक्ट और इफेक्ट। हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। कॉज मतलब कारण, है ना, वजह, और इफेक्ट मतलब उसका प्रभाव। तो हर कॉज का एक इफेक्ट होता है और हर इफेक्ट के पीछे कॉज होता है ना। तो ये नाउन यूज होगा यहाँ पे, इफेक्ट। एवरी कॉज, सेंटेंस पूरा दोबारा लिखेंगे हम, एवरी कॉज हैज़ एन इफेक्ट। अफेक्ट को छोड़ देंगे और इफेक्ट वर्ड का यूज करके वी विल रीराइट द सेंटेंस। हम सेंटेंस को फिर से दोबारा लिखेंगे। ठीक है। अब ये जो वर्ड है अफेक्ट, ये एक वर्ब है। ये इस सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये जगह जो है ना ये नाउन की जगह है। हर कॉज का एक प्रभाव होता है, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। लेकिन आप अफेक्ट को किसी और सेंटेंस में यूज कर सकते हो वर्ब की तरह। ठीक है ना। The management's decision will affect all the workers. इसका मतलब मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया है वो सभी मजदूरों को, सभी वर्कर्स को प्रभावित करेगा। जितने भी वर्कर्स जो हैं फैक्ट्री में काम करते हैं वो सब मैनेजमेंट के इस फैसले से प्रभावित होंगे। तो प्रभाव डालना, प्रभावित करना, ये होता है अफेक्ट, है ना। तो द डिसीजन विल अफेक्ट, ये जगह वर्ब की है, यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ किया। तो हमको दूसरा सेंटेंस बना के नहीं देना है,
हमको तो केवल इस सेंटेंस का आंसर देना है कि इस सेंटेंस में इन दोनों में से कौन सा वर्ड यूज़ होगा, वो वर्ड यूज़ करके सेंटेंस को दोबारा लिखिए, है ना। ऊपर एग्जाम में ऊपर लिखे डायरेक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, अगर वो क्योंकि सेंटेंस को रीराइट करने को ही कहते हैं। जो पार्ट ए है, पार्ट ए में जो करेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं या जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको सेंटेंस को रीराइट करने को कहा जाता है। तो आपको पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है, आपको सिर्फ इफेक्ट लिख करके आंसर नहीं देना है। यू हैव टू रीराइट द होल सेंटेंस। ये दूसरा वाला सेंटेंस तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ताकि हमें इस वर्ड का जो यूज़ है वो भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट, माई एक्सपेंडिचर एक्सीड्स और एक्सीड्स माई इनकम। माई एक्सपेंडिचर एक्सीड्स और एक्सीड्स माई इनकम। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि मेरा खर्चा मेरी कमाई से ज़्यादा है। मैं जितना कमाता हूँ और मैं जितना खर्च करता हूँ, एक्सपेंडिचर मीन्स व्यय, खर्चा, इनकम माने आय, कमाई, है ना। तो मेरा खर्चा कमाई से ज़्यादा है। तो देखो दो वर्ड्स हैं, एक है एक्सीड और एक है एक्सीड। एक्सीड, EXCEED, ये एक वर्ब है। एक्सीड का मतलब होता है कोई चीज़ संख्या में या मात्रा में ज़्यादा है किसी दूसरी चीज़ से, तो वो उसको एक्सीड करती है। एक्सीड मीन्स ज़्यादा होना, टू बी ग्रेटर देन, टू बी किसी चीज़ से ज़्यादा होना, है ना। दूसरा एक्सीड का मतलब ये भी हो सकता है बेहतर होना, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बेहतर है, बेहतर हो जाती है ना। तो उसको हम इस वर्ब से कह सकते हैं उस बात को। तो एक्सीड का एक मतलब हो सकता है टू बी बेटर देन, टू बी ग्रेटर देन या टू बी बेटर देन, ज़्यादा होना या बेहतर होना, है ना। अब जैसे कोई एक सेंटेंस हो सकता है, द प्राइस of the phone should not exceed ₹20,000। इस फ़ोन की कीमत 20,000 रुपये से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी फ़ोन बनाने वाली जो कंपनी है ना, वो उस फ़ोन की प्राइस तय करते समय कह रही है कि इस फ़ोन की जो कीमत है वो 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द प्राइस ऑफ दिस फ़ोन शुड नॉट एक्सीड, ज़्यादा होना, टू बी ग्रेटर देन ₹20,000। ठीक है ना। हिज परफॉर्मेंस exceeded our expectations। एक्सपेक्टेशन माने अपेक्षा, उम्मीद, यानी उसने हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। उसका जो परफॉर्मेंस था वो हमारी उम्मीदों से बेहतर निकला, यानी हम जितना उम्मीद लगाए बैठे थे, हमें उससे जो आशा थी उसने उससे बेहतर परफॉर्म किया। तो हिज परफॉर्मेंस एक्सीडेड आर एक्सपेक्टेशन। यहाँ एक्सीड का मतलब है टू बी बेटर देन, यानी हिज परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन आर एक्सपेक्टेशंस। बेहतर होना या ज़्यादा होना, ये मतलब है किसका, एक्सीड का। एक दूसरा वर्ड जो ऑप्शन में दे रखा है वो है ये एक्सीड, ये भी एक वर्ब है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, ACCED, इसको पढ़ते हैं एक्सीड, इसको पढ़ते हैं एक्सीड, ई के साउंड से एक्सीड, इसको पढ़ते हैं एक्सीड, अ से, एक्सीड, एक्सीड। एक्सीड का मतलब मान लेना, सहमत हो जाना। आप किसी की मांग, किसी की रिक्वेस्ट, किसी का निवेदन, किसी का प्रस्ताव मान लेते हो तो उसको बोलते हैं टू एक्सीड। ठीक है, तो एक्सीड का एक मतलब है मान लेना, टू अग्री, टू मान जाना, मान लेना, सहमत होना, है ना। जैसे द मैनेजमेंट एक्सीडेड to the workers' demands। मज़दूरों की मांगों को मैनेजमेंट ने मान लिया। मज़दूरों ने हड़ताल कर दी तो मैनेजमेंट क्या करे, मजबूरी में उन्होंने मज़दूरों की मांगों को मान लिया,
हाँ, तो द मैनेजमेंट एक्सीडेड मीन्स अग्रीड टू द वर्कर्स डिमांड्स। तो एक्सीड का एक मतलब है मान लेना, दूसरा एक्सीड का मतलब है टू बिकम अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सम्मिलित होना, किसी बड़े संगठन में सम्मिलित होना, उसका सदस्य बनना। एक्सीड का एक मतलब, अब एक वर्ड के एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं ना, एक वर्ब है तो इट कैन हैव 2 डिफरेंट मीनिंग्स, 3 डिफरेंट मीनिंग्स, एक शब्द के 2-3 अलग अलग अर्थ हो सकता है ना। तो एक्सीड के भी 2 मतलब हैं, एक मान लेना और एक सम्मिलित होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन, भारतीय संघ, इन 1948। हैदराबाद acceded to the Indian Union in 1948। 1948 में वो इंडियन यूनियन में सम्मिलित हुआ, आज़ादी के बाद शामिल हुआ, सम्मिलित हुआ, मेंबर बना। एक्सीड का एक ये भी मतलब होता है ना। तो वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स इंग्लिश में हैं, आपको कितने आते हैं और आपको एक वर्ड के कितने डिफरेंट मीनिंग्स पता हैं, ये आपका वर्ड पावर है ना। और एग्ज़ाम में आपका वर्ड पावर ही काम आता है, राइटिंग वाले पार्ट में भी और वोकैबुलरी वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें भी। चलिए आगे देखते हैं। एंगल्स और एंजल्स लिव इन हेवन, 2 वर्ड्स दे रखे हैं, ANGLES और ANGELS, लिव इन हेवन। फरिश्ते जो होते हैं स्वर्ग में रहते हैं, फरिश्ते, हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंजल, हिंदी में, उर्दू में फरिश्ता, इंग्लिश में एंजल। तो एंजल की स्पेलिंग कौन सी होती है, ANGLE या ANGEL? दे आर 2 सिमिलर वर्ड्स, ये 2 मिलते जुलते शब्द हैं। देखो ANGLE एंगल होता है, क्या होता है, एंगल, इसका मतलब है कोण, 90 डिग्री का एंगल। जियोमेट्री में एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं ना, 45 डिग्री का एंगल, कोण जो है उसको एंगल बोलते हैं। और ANGEL जो है इसको एंजल पढ़ते हैं, एंजल, इसका मतलब है फरिश्ता, गॉड्स मैसेंजर, गॉड्स मैसेंजर, गॉड के द्वारा भेजा गया मैसेंजर एंजल कहलाता है, एंजल, है ना। तो स्वर्ग में कौन रहता है, कौन या फरिश्ते, फरिश्ते, तो एंजल्स लिव इन हेवन, एंजल्स लिव इन हेवन। इस तरह से आंसर लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। बस आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए, सेंटेंस पढ़ करके उसका मतलब समझ में आना चाहिए। सपोज आपको दोनों वर्ड्स का मतलब नहीं आता, एक का आता है, तो उससे भी काम हो सकता है, क्योंकि वो वर्ड जो हमें आता है वो अगर उस सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा है, यानी उसका हमें मीनिंग अच्छे से आता है और वो उस सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फिर जो दूसरा वाला वर्ड है वो उसका आंसर होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कभी कभी अंदाजे भी लगाए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज एडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री की सहायता कौन करता है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन सा वाला काउंसिल आएगा, दोनों ही होमोफोन्स हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, COUNCIL और COUNSEL। काउंसिल, काउंसिल नाउन है, ये भी नाउन है ना। तो कौन सा वाला काउंसिल आना चाहिए, COUNCIL, काउंसिल का मतलब है परिषद, है ना, CIL। और COUNSEL, काउंसिल का मतलब है एडवाइस, सलाह, सलाह, है ना। वो सलाह जो आमतौर पर बड़ों से मिलती है, यानी हमसे जो उम्र में बड़े हैं, अनुभव में जो हमसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस में हमसे बड़े हैं, वो लोग जो हमको सलाह देते हैं, उसके लिए आमतौर पर ये वर्ड यूज़ होता है काउंसिल, COUNSEL। तो द प्राइम मिनिस्टर इज एडेड बाय, एडेड मतलब हेल्प्ड, सहायता। प्रधानमंत्री को जो है वो कौन हेल्प करता है, मंत्री परिषद। तो परिषद वाला काउंसिल कौन सा है, ये COUNCIL। तो आप पूरा सेंटेंस दोबारा लिखेंगे
और आप लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर इज एडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। है ना, इसका भी सेंटेंस हम वैसे बना सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, वी शुड लिसन टू द काउंसिल ऑफ आवर एल्डर्स। एल्डर्स माने बड़े, हमसे जो बड़े हैं उम्र में, हमें उनकी सलाह को सुनना चाहिए। वी शुड लिसन टू द काउंसिल ऑफ आवर एल्डर्स, बड़ों की सलाह हमें सुननी चाहिए। नेक्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, एक कहावत है, ये प्रोवर्ब है। हिंदी में हम कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर, इंग्लिश में इस कहावत को कहा जाता है एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड, खाली दिमाग, या जिसके पास कोई काम नहीं है, उसके मन में फिर ऐसे ख्याल आते हैं शैतानों वाले, है ना। डेविल माने शैतान। तो आइडल दो वर्ड्स हैं, एक है आईडीएलई, एक एडजेक्टिव होता है ये, और दूसरा है आईडीओएल, ये एक नाउन होता है। आइडल आइडल दोनों का उच्चारण एक जैसा है। आइडल का मतलब होता है निकम्मा, खाली, विदाउट वर्क, जिसके पास कोई काम नहीं है। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग यू आर आइडल। यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप आइडल हैं। यदि आप काम कर रहे हैं तो यू आर बिजी, आप व्यस्त हैं। सॉरी आई एम बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, माफ़ करना अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करूँगा। तो अगर आप बिजी नहीं हैं, बेकार बैठे हैं, निकम्मे बैठे हैं, हाँ, तो निकम्मा, बेकार, उसको बोलते हैं IDLE, आइडल, बिना काम के जो बैठा हो, है ना, आइडल। और ये जो IDOL आइडल है, इसका मतलब है मूर्ति, स्टैचू, वर्शिप्ड एज गॉड। मूर्ति जिसकी पूजा की जाए उसे कहते हैं आइडल। स्टैचू वर्शिप्ड एज गॉड, भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, IDOL, आइडल, है ना। तो खाली दिमाग शैतान का घर, यानी वो व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं है, जो खाली बैठा है, उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तो आइडल ये वाला आएगा ना, आइडियली, खाली दिमाग, बेकार दिमाग। एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। और ये आइडल जो है IDOL, ये मूर्ति को कहते हैं। और IDOL का एक और मतलब भी होता है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, है ना, जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, है ना। जैसे इंडियन आइडल करके एक टीवी पर शो आता है, आइडल, एक रियलिटी शो। तो IDOL, आइडल का मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारे लोग प्रशंसा जिसकी करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसको भी आइडल कहा जाता है। IDOL, आइडल। तो आइडल माने मूर्ति, आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा, गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा, IDOL। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, IDOL, आइडल वर्शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लिव्स विद हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स या अडॉप्टेड पेरेंट्स। अडॉप्ट करना मतलब बच्चे को गोद लेना, है ना। तो अडॉप्टेड और अडॉप्टिव में से कौन सा वर्ड आएगा? मतलब वो उन माँ बाप के साथ रहता है जिन माँ बाप ने उसे गोद लिया, है ना। एक तो वो बच्चा होता है जिसको माँ बाप गोद लेते हैं, और एक वो माँ बाप जिसने उस बच्चे को गोद लिया, है ना। तो अब देखो, अडॉप्ट करने का मतलब गोद लेना होता है। तो अगर कोई बच्चा गोद लिया जाता है तो उसको बोलते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड। क्या बोलते हैं? अडॉप्टेड चाइल्ड, गोद लिया हुआ बच्चा, ठीक है।
लेकिन वो माँ बाप जो बच्चे को गोद लेते हैं उन्हें अडॉप्टिव पेरेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अडॉप्टिव। अडॉप्टिव माने गोद लेने वाला, और अडॉप्टेड मतलब गोद लिया हुआ। दोनों में ये फर्क है। अडॉप्टेड बच्चा होगा और अडॉप्टिव उसके माँ बाप होंगे। अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्टिव पेरेंट्स या अडॉप्टिव फैमिली, वो परिवार जिसने बच्चे को गोद लिया उसको अडॉप्टिव फैमिली कहेंगे, और वो बच्चा जिसे गोद लिया गया उसे अडॉप्टेड चाइल्ड कहेंगे। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि वो जो है अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रहता है, यानी उन माँ बाप के साथ जिन्होंने उसे गोद लिया। तो अडॉप्टेड नहीं, अडॉप्टिव। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स। लेकिन पेरेंट्स की जगह अगर कोई दूसरा सेंटेंस होता जिसमें सन, डॉटर, चाइल्ड होता तो हम कहते हैं अडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ बेटा, अडॉप्टेड डॉटर, गोद ली हुई बेटी, या अडॉप्टेड चाइल्ड, गोद लिया हुआ बच्चा। नेक्स्ट, he belongs to an affluent or affluent family। सेंटेंस कह रहा है कि वो एक अमीर परिवार से संबंध रखता है, वो एक अमीर परिवार को बिलोंग करता है। ही बिलोंग्स टू एन अफ्लुएंट, एफ्लुएंट, दोनों में से कौन सा? एक है अफ्लुएंट, ये एक एडजेक्टिव है, और एक एफ्लुएंट जो कि एक नाउन है ना? तो कौन सा आना चाहिए इसमें? सोचिए। देखो, अफ्लुएंट जो ए वाला है उसका मतलब है अमीर, समृद्ध, रिच, वेल्थी, प्रॉस्परस। अफ्लुएंट मीन्स रिच, अमीर। और एफ्लुएंट जो है ना, ये गंदे पानी को बोलते हैं, लिक्विड वेस्ट। फैक्ट्रीज से जो गंदा पानी छोड़ा जाता है, केमिकल युक्त गंदा पानी जो फैक्ट्रियों से निकलता है ना, उस गंदे पानी को एफ्लुएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ्लुएंट, लिक्विड वेस्ट, गंदा पानी जिसमें केमिकल्स होते हैं। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज का या सुएज का जो गंदा पानी होता है उसको एफ्लुएंट कहते हैं, है ना? तो वो एक अमीर परिवार को बिलोंग करता है। सेंटेंस तो ये होना चाहिए, है ना? तो ही बिलोंग्स टू एन अफ्लुएंट फैमिली। He belongs to an affluent family, rich family, prosperous family. Next है we breathe or we breathe in oxygen to live। जिंदा रहने के लिए हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो दो वर्ड्स दे रखे हैं, ब्रेथ और ब्रीद। इनमें से कौन सा आएगा? BREATH ये एक नाउन है, और BREATHE ये एक वर्ब है। इसको पढ़ते हैं ब्रेथ, इसको पढ़ते हैं ब्रीद। ब्रेथ, ब्रीद। ब्रेथ माने सांस, श्वास, और ब्रीद माने सांस लेना, वर्ब है ना? जैसे इफेक्ट माने प्रभाव और अफेक्ट माने प्रभावित करना, उसी तरह से ब्रेथ माने सांस, लेकिन ब्रीद माने सांस लेना। पीछे ई लग जाता है तो ये वर्ब बन जाती है, और इसका मतलब होता है सांस लेना, है ना? तो हम सांस जब लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना। ये सब्जेक्ट है वी, तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आएगी, नाउन थोड़ी ना आएगा, है ना? तो ये जो जगह है ये वर्ब की है, तो आप किसका यूज करेंगे? ब्रीथ का। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन टू लिव। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन टू लिव। He cannot hold breath for more than 10 seconds.
ये नाउन यूज़ किया मैंने सेंटेंस में। वो आदमी 10 सेकंड से ज़्यादा सांस रोक नहीं सकता। होल्ड रोकना, ब्रेथ माने सांस, होल्ड ब्रेथ माने सांस रोकना। सांस रोकना मुश्किल होता है ना, लेकिन उस आदमी के लिए और भी मुश्किल है, वो 10 सेकंड से ज़्यादा अपनी सांस रोक नहीं सकता। ही कैन नॉट होल्ड ब्रेथ फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स। तो ब्रेथ नाउन है, ब्रीथ वर्ब है। हाँ, ब्रीथ के साथ इन या आउट लग सकता है। ब्रीद आउट मतलब सांस बाहर छोड़ना, ब्रीद इन माने सांस अंदर लेना। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन। हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं, हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं। नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन है हमारे पास। आई वॉन्ट माई रूम टू बी क्वाइट और क्वाइट व्हेन आई एम स्टडिंग। कह रहा है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूं तो तब मुझे मेरा कमरा शांत चाहिए होता है। आई वॉन्ट माई रूम टू बी क्वाइट और क्वाइट व्हेन आई एम स्टडिंग, है ना। देखो 2 वर्ड्स हैं, एक है QUIET जो कि एक एडजेक्टिव है, और दूसरा है QUITE जो कि एक एडवर्ब है। क्वाइट माने साइलेंट, पीसफुल, शांत, शांत, है ना। और क्वाइट का मतलब है टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक या काफ़ी हद तक, कुछ हद तक या काफ़ी हद तक, क्वाइट, है ना। तो वो कह रहा है कि मुझे मेरा कमरा शांत चाहिए। पढ़ाई करते वक्त मैं चाहता हूं कि मेरा रूम शांत हो, आवाज़ ना हो। हाँ, साइलेंट, क्वाइट, पीसफुल, काम, CALM, काम। हाँ, ये सब सिनोनिम्स हैं। तो इसमें क्वाइट ये वाला आएगा, ई पहले टी बाद में। देखो, ई पहले टी बाद में उसका मतलब है शांत, टी पहले ई बाद में उसका मतलब है कुछ हद तक, है ना। तो आई वॉन्ट माई रूम टू बी क्वाइट व्हेन आई एम स्टडिंग। आई वॉन्ट माई रूम to be quiet when I am studying. हाँ, इस तरह से QUITE का भी आप यूज़ अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे शी सिंग्स क्वाइट वेल, क्वाइट वेल मतलब काफ़ी अच्छा गाती है, काफ़ी हद तक, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक। शी सिंग्स क्वाइट वेल मतलब वो काफ़ी अच्छा गा लेती है, क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं काफ़ी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक। वो कह रहा है कि आई एम क्वाइट हैप्पी। तो ये क्वाइट होता है टी पहले ई बाद में वाला, और शांत वाला जो क्वाइट है उसमें ई पहले और टी बाद में आता है, उसको पढ़ते हैं क्वाइट, और सेकंड वाले को पढ़ते हैं क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। ये 2 वर्ड्स और हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। हिज कॉन्शियस या हिज कॉन्शियसनेस डिड नॉट अलाउ हिम टू एक्सेप्ट द मनी। कॉन्शियस या कॉन्शियसनेस, उसकी अंतरात्मा ने उसको वो पैसे लेने नहीं दिए। उसकी अंतरात्मा ने उसको वो पैसे लेने की इजाज़त नहीं दी। अंतरात्मा की आवाज़, एक अंदर से आवाज़ आती है ना मन में कि सही गलत, कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, सही नहीं है। तो सही क्या है, गलत क्या है, ये बताने के लिए हमारे मन के अंदर से जो आवाज़ आती है उसको कॉन्शियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्शियंस, अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा या अंतरात्मा की आवाज़। पार्ट ऑफ द माइंड दैट टेल्स यू व्हाट इज राइट और रॉन्ग। हाँ, पार्ट ऑफ द माइंड दैट टेल्स यू वेदर योर एक्शंस आर राइट और रॉन्ग। आपके माइंड का वो पार्ट जो आपको ये बताए कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत, उसे कॉन्शियंस कहते हैं। मेरा कॉन्शियंस मुझे अलाउ नहीं करता। ऐसा कई लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा
कि यार मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, इसका मतलब मेरी अंतरात्मा मुझे ये करने की इजाज़त नहीं देती, है ना, तो वो कॉन्शियस। और दूसरा वर्ड है कॉन्शियसनेस, इसका मतलब है चेतना, होश। आपकी चेतना, जब आप होश में होते हो तो वो होश वाली जो अवस्था है उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जब बेहोश होता है कोई तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियसनेस माने बेहोशी की हालत, और कॉन्शियसनेस माने होश में होना, है ना। तो यहाँ पे होश और बेहोशी की बात नहीं है, अंतरात्मा की बात हो रही है। हिज कॉन्शियंस, हिज स्पेलिंग देख लो अच्छे से, CONSCIEN, और इसमें SCIOUS, दोनों की स्पेलिंग भी देखो। अगर कॉन्शियसनेस और इसको भी कंपेयर करते हो आप, कॉन्शियस और कॉन्शियस, ये दो वर्ड्स हैं। कॉन्शियस माने सचेत, जो होश में है वो कॉन्शियस है। ही वॉज कॉन्शियस, ही वॉज कॉन्शियस मतलब वो होश में था, है ना। और कॉन्शियस माने अंतरात्मा। अब ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसका जब नाउन बनाओगे कॉन्शियस का तो कॉन्शियसनेस हो जाएगा, हाँ, चेतना, कॉन्शियसनेस। तो इसमें हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे, हिज कॉन्शियंस डिड नॉट अलाउ हिम टू एक्सेप्ट द मनी। ठीक है ना। कॉन्शियसनेस का सेंटेंस में यूज कर सकते हो, ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस माने वो बेहोश हो गया, ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और ये कुछ वर्ड्स हमने देखे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, है ना। अब इंग्लिश में देखो वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, है ना। तो जहाँ से, जिस बहाने से, हाँ, जिस सोर्स से, जिस रास्ते से जितने वर्ड सीखने को मिले उतने सीख लेने चाहिए, ठीक है। कोई भी वर्ड काम आ सकता है कहीं भी, कभी भी, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, आपको अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। थैंक यू।